ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। पिछले 24 घंटे में 18,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 198 करोड़ 76 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं मैक्स अस्पताल पतपड़गंज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज का कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहे हैं। आप देश के जाने माने चिकित्सक हैं। डॉक्टर मनोज, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित और मैं कहूंगा कि हृदय से संबंधित लोगों के सवाल डॉक्टर मनोज से हमारे स्टूडियो के नंबर 01123421764 यानी 01123421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर मनोज, पिछले 24 घंटे में 18,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है और लगभग इसी के आसपास केसेस आ रहे हैं। इस वर्तमान स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? जी सिद्धार्थ जी, सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड अभी गया नहीं है, और इस तरीके से आपने बताया कि करीब करीब 18,000 केस रोज आ रहे हैं जी। और अगर आप इस तरीके से देखें तो एक्टिव केस करीब करीब हमारे देश में 1,28,000 के आसपास एक्टिव केस हैं। और जो नया वेरिएंट है BA.4 एंड BA.5 वो भी डिटेक्ट हो रहा है। बट एक अच्छा समाचार यही है कि जो भी सब वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के आ रहे हैं जी। वो घातक नहीं है। कोविड निमोनिया बहुत कम हो रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन और जान जाने की जो नौबत आती थी पहले डेल्टा वेरिएंट में, वो बहुत कम है। लेकिन निश्चित तौर पे अभी भी रिलैक्स होने का समय नहीं है। मुझे लगता है कि लोग जो अभी तक इम्यूनाइजेशन नहीं कराए हैं उनको अपना रेगुलर डोज जो लेना चाहिए, और जिन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं उनको भी बूस्टर डोज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पे बूस्टर डोज जो है आपको सीवियर डिजीज और हॉस्पिटलाइजेशन से प्रोटेक्ट करता है। और अगर कोविड से आप संक्रमित हो भी गए तो भी आपके जान जाने की संभावना बिल्कुल बहुत कम होती है। और खास करके अगर आप सोसाइटी लेवल पे प्रिवेंशन की बात करें तो उसके लिए भी बूस्टर डोज का काफी कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिए हैं उनको बूस्टर डोज ले लेना चाहिए। और जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं BA.4, BA.5, इससे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो माइल्ड हैं। निश्चित तौर पे फैलने की रफ्तार थोड़ा 12-13% प्रीवियस वेरिएंट से ज्यादा है। बट मैं सभी लोगों से, सभी श्रोताओं से यही अनुरोध करूंगा कि वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जी, और बिल्कुल। और डॉक्टर मनोज, जैसा कि जो प्रिकॉशनरी डोज है उसका जो सेकेंड डोज के बाद का जो गैप था उससे भी 9 महीने से घटाकर अब 6 महीने कर दिया गया है। तो अब बहुत सारे जो युवा हैं, 18 साल से ज्यादा के लोग हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीनेशन सबसे बड़ा जो अस्त्र है कोविड से लड़ने के लिए, तो उसे उन्हें लगवाना होगा। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर मनोज, कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपसे वी विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि आपसे जानना चाहेंगे कि हृदय रोग जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे देश में कोविड के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक और कार्डियक प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ा। लॉन्ग कोविड के केस में अगर हम देखें तो कुछ कार्डियक
प्रॉब्लम क्या लोगों की जो सेकेंड वेव में या थर्ड वेव में कोविड के शिकार हुए, क्या वो प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रही है या वो चीजें ठीक होके अब अपनी पटरी पर आ गई हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, आपने बहुत एक कहिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न किया है लॉन्ग कोविड से। तो मैं दर्शक श्रोताओं को ये बता दूं कि कोविड जो है बेसिकली कोविड निमोनिया या फेफड़े को संक्रमित करता था, बट हार्ट पे भी इसका बहुत इफेक्ट हुआ। और खास करके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी धमनियां हैं या जो हमारी कैपिलरीज हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है उसको हम लोग इंडोथेलियम कहते हैं, उसको ये डैमेज कर देता था। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि वेनस और आर्टरी दोनों में क्लॉट बनने की जो ज्यादा इंसिडेंस बढ़ गए थे। और आप अगर देखिए हार्ट अटैक भी क्या है, वो भी एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है, जो हृदय की मांसपेशियों को जो ब्लड सप्लाई करने वाली धमनियां होती है, उसकी अगर लाइनिंग में अगर क्लॉट लाइनिंग डैमेज हो जाए और वहां पे क्लॉट बन जाए तो वो एक तरह से कहिए कि कॉर्नरी आर्टरी में एक अवरोध पैदा करता है, जिससे हार्ट मसल्स की सप्लाई जो है ब्लड वेसल्स वो कंप्रोमाइज हो जाती है या कहिए बिल्कुल बंद हो जाती है। तो वैसे सिचुएशन में हार्ट अटैक होता है। ये इसका मतलब ये है कि कोविड के बाद, और अभी लैंसेट में एक डेटा भी पब्लिश हुआ है, एक स्टडी पब्लिश हुई है कि इवन जो पेशेंट जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आई थी, उसमें भी ये देखा गया कि ये हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं उसकी इंसिडेंस काफी बढ़ गई। तो निश्चित तौर पे कोविड जो था, कोविड वायरस है या जो SARS-CoV-2 है, वो हार्ट मसल्स को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, शरीर में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। और डिफरेंट टाइप के हार्ट एरिथमियाज, जो हार्ट की जो गति है या जिसको कहिए हार्ट बीट की इरेगुलरिटी को भी पैदा करता है। तो निश्चित तौर पे जो पोस्ट कोविड एरा है ये अभी परसिस्ट कर रहा है। और अभी भी आप देखिएगा कि लॉन्ग कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको धड़कन तेज होने का या थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद सांस फूलने की जो तकलीफ है। और निश्चित तौर पे हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि पोस्ट कोविड हार्ट अटैक का रेट बढ़ गया है। यहाँ पे सिद्धार्थ जी आपको मैं एक चीज बता दूं कि ऐसे भी हम भारतवासियों में हार्ट डिजीज जो है या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, उसकी जो आनुवंशिक तौर पे हम लोगों को ज्यादा होती है। और अगर पाश्चात्य देशों से देखें तो 10 साल पहले होती है और सीवियर होती है। और फर्स्ट एपिसोड जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही हार्ट अटैक का होता है। आपने अभी कई लोगों को देखा होगा जो फिजिकली बिल्कुल फिट थे, सीने स्टार्स थे, अभी की रिसेंटली हार्ट अटैक से जो उनका निधन हुआ है वो भी एक बड़ा कारण रहा है। जी। तो जैसा कि डॉक्टर मनोज आपने बताया कि जो भारतवर्ष में जिस तरह का हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए हम ज़्यादा प्रोन हैं, तो यहाँ पे जो जागरूकता है हृदय रोगों से संबंधित वो हमें ज़्यादा रखनी होगी। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके लिए और अगर हम देखें तो डॉक्टर मनोज कोविड के पूरे इस दौरान लोगों की जो अवेयरनेस है, जागरूकता है अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि इसके पहले SpO2 लेवल क्या होता है शायद ही किसी को पता होता होगा, या पता भी होता है तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था। आज की डेट में घर घर लोगों के पास SpO2 को मेजर करने के लिए उनके पास ऑक्सीमीटर है, लोग अपनी पल्स रेट को चेक करते रहते हैं, अपनी जो ब्लड प्रेशर है, जो बेसिक नीड जो चीजें हैं उन पर उनकी निगाह बनी रहती है। तो क्या आप देखते हैं कि अब जब से कोविड आया उसके बाद से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे थोड़ी जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि अभी भी वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल नहीं है। क्योंकि खास करके आप देखिए जो हमारे यहाँ कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्मोकिंग है, इसका इंसिडेंस कम नहीं हुआ है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो फैक्टर अभी आ रहा है वो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। लोग बैठ के काम करते हैं, रिमोट का कल्चर हो गया है। जो WHO रिकमेंडेड एक एक्सरसाइज की रिकमेंडेशन है कि प्रतिदिन आपको कम से कम 30 मिनट का मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए। मुझे लगता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल
21st सेंचुरी का सबसे बड़ा एक रिस्क फैक्टर बन गया है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। स्मोकिंग भी हमारे सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, उसको भी रोकना पड़ेगा। और खास करके वैसे लोग जिनके परिवार में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिसमें कि 55 साल से कम की उम्र में हार्ट डिजीज हुआ है, उनको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको अर्ली रिस्क फैक्टर को रिकॉग्नाइज करना, उसको ट्रीट करना। और एक बात मैं अगर आपको बताऊं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की, तो इसमें 50% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। इसमें से 50% लोग दवा खाते हैं और उसके 50% जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल ब्लड प्रेशर का अचीव कर पाते हैं। तो मुझे लगता है जागरूकता की बहुत जरूरत है, और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और जिस तरीके का कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक पार्ट है, जो कि मुझे लगता है कि हर आदमी को 30 साल की उम्र के बाद 5 साल के अंतराल पे कराना चाहिए। और जिनको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, उनको एक ट्रेडमिल टेस्ट भी होता है, जिसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, वो भी कराना चाहिए। और खास करके जो खान पान है, खास करके जो जंक फूड्स हैं, व्हाइट फूड्स हैं, उनको अवॉइड करना होगा। खाने में फल सब्जी ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, सैचुरेटेड फैट, बटर, घी, इसको कम करना चाहिए। तो मुझे लगता है अभी बहुत जगह है जहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और निश्चित तौर पे इस तरीके से हम लोग कार्डियक डिजीज जो का एक कहिए कि महामारी का रूप ले लिया है, एपिडेमिक में है, फॉर्म में है, उसको हम रोक सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, आपने जिन बिंदुओं की ओर हमारे श्रोताओं का ध्यान दिलाया है, चाहे वो डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल हो, स्मोकिंग हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की आपने बात की, आपने एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताया, आपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताया, जंक फूड है, तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में जो हार्ट डिजीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में इसके प्रति जागरूक होना, इन चीज़ों को जो रेगुलर टेस्ट जो आपने बताए हैं, ये बेहद ज़रूरी हैं। और हम सभी श्रोताओं से कहेंगे कि इसका जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ टेस्ट है, लिस्ट ऑफ जो रीजंस हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे डॉक्टर मनोज, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये कैसे पता चलता है कि अब एक जैसे होता है ना कि एक आहट होती है कि कब ये डिजीज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, कब सतर्क होना चाहिए? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं बताऊंगा कि जो सबसे हार्ट डिजीज की या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। एक जगह तो एंजाइना होता है और दूसरे एंड पे हार्ट अटैक होता है। एंजाइना है कि आपको अगर चलने पे सांस फूलता है या सीढ़ी चढ़ने पे अगर छाती में भारीपन होता है, और एंजाइना का दर्द जो है वो जॉ लाइन से, मतलब माउथ के पास से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है। ये केवल ये नहीं है कि बीचों बीच सीने में होगा, हो सकता है कि आपके शोल्डर में पेन हो सकता है कि आपके लेफ्ट आर्म में पेन हो। तो ऐसा कभी भी अगर आपको एक्सर्शन रिलेटेड सिम्टम्स मिलता है तो आपको सजग होने की जरूरत है। आपको निकट जो भी चिकित्सक है उससे परामर्श लेना चाहिए। ईसीजी एक बेसिक डायग्नोसिस टूल है, बट उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट न होके आप चिकित्सक का परामर्श लें, और साथ में जो रिकमेंडेड टेस्ट वो बताते हैं ईसीजी के बाद, जैसे स्ट्रेस टेस्ट है, ट्रेडमिल टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राफी है, अपने जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन हैं उसको कराएं और इस पे ध्यान दें। इस तरह के सिम्टम्स बहुत बार गैस के फॉर्म में होते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे कभी गैस की बीमारी नहीं थी, अचानक गैस बहुत होने लगा। ये भी राइट साइड की जो कॉर्नरी आर्टरी है उसमें अगर कोई ब्लॉकेज आता है तो इस तरह के हार्ट बर्न, सीने में जलन की शिकायत होती हो, तो इन सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको प्रॉपरली आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और मैक्स अस्पताल पथुरगंज के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार। आप डॉक्टर मनोज से हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 011-2342-1764 यानी दिल्ली का कोड 011-2342-1764 पर सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे पहले कॉलर गुरुग्राम से सुभाष जी जुड़ गए हैं। सुभाष जी नमस्कार। सर नमस्ते। जी नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार सर। नमस्कार सुभाष जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं जानना चाहूंगा जी कि
थोड़ा मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा, हालांकि डीप में मुझे नहीं जाना चाहिए, न मुझे कोई खास जरूरत नहीं जानने की, जितने भी आपको लोगों से जानकारी मिल जाए बहुमूल्य होती है, सराहनीय होती है। जी कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। और सर एक चीज और बताइए, हृदयाघात में जो स्मोकिंग का मतलब क्या रोल होता है सर, ये थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल। तो आपने जैसा कि बताया कि कार्डियोलॉजी के बारे में तो बात चल ही रही है, लेकिन स्मोकिंग खासकर आपने पूछा है। जैसे डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि जिनकी वजह से चाहे वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसमें एक स्मोकिंग भी है। तो इन्होंने ये सवाल पूछा है कि स्मोकिंग से किस तरीके से हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इनका, क्योंकि स्मोकिंग जो है बहुत ही स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। या आप देखिए जितने भी यंग लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है, उसमें ये बड़ा कॉमनेस्ट सा रिस्क फैक्टर होता है कि लोग स्मोक करते हैं। और स्मोकिंग में इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो अंदर जाने के बाद ब्लड का थक्का बनाने में बहुत ज्यादा उसकी जो प्रोपेंसिटी होती है उसको बहुत बढ़ा देते हैं। खासकर के कार्बन मोनोक्साइड्स और इतने 400 तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो इंडोथेलियल लाइनिंग को भी खराब करते हैं। और इवन जो पेशेंट्स जिनको पहले स्टेंट वगैरह पड़ चुका है उनको दोबारा ब्लॉकेज और क्लॉट बनाने में भी स्मोकिंग का बहुत रोल रहता है। तो मुझे लगता है कि स्मोकिंग एक बहुत ही स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है और इसको तुरंत ही बंद करना चाहिए अगर सिम्टम्स हो या ना हो। बट स्मोकिंग एक बहुत ही खतरनाक चीज है, खास करके लंग्स और हृदय की जो भी बीमारियां होती हैं स्मोकर्स में इसका इंसिडेंस करीब 3 गुना ज्यादा रहता है। और स्मोकलेस टोबैको जो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है, जो खैनी या गुटखे के रूप में लेते हैं, वो भी हार्मफुल है। उसको भी कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स जो है उसको अवॉइड करना है और इससे आप बहुत रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं हार्ट डिजीज का। जी, और आपने स्टंट की बात करी और क्या होता है कि आजकल बहुत ज्यादा सुनाई पड़ता है और किसी को कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो स्टंट एक बहुत मतलब कारगर सिद्ध होते हैं। पर इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डॉक्टर मनोज शंकाएं रहती हैं, लगवाना चाहिए, नहीं डलवाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक ये आपसे जानना चाहेंगे कि स्टंट का क्या रोल होता है, कैसे काम करता है, और जब आपका डॉक्टर आपको स्टंट लगाने की रिकमेंड करता है तो आपको तुरंत कितनी जल्दी से लगवा लेना चाहिए। जी, ये सवाल बहुत उपयोगी सवाल है, क्योंकि स्टेंट्स का अगर आप हिस्टोरिकली देखिए तो स्टेंट्स का नाम पड़ा था एक डेंटिस्ट के नाम पे, चार्ल्स स्टेंट, जो मुंह खोले हुए, एक समझिए कि मुंह खोलने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता था। तो स्टेंट इसी तरह का एक मेटालिक स्कैफोल्डिंग है, कई एक जालीनुमा चीज है जो बैलून पे माउंटेड रहता है और जहां ब्लॉकेज होती है वहां बैलून से डायलेट करने के बाद उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है ताकि वहां पे दोबारा ब्लॉकेज ना हो। तो स्टेंट्स भी जो थे पहले तो बेयर मेटल स्टेंट्स होते थे जिसमें कोई ड्रग्स नहीं होता था। अब ड्रग एलूटिंग स्टेंट्स आ गए हैं और एडवांस्ड स्टेंट्स हैं, जैसे 4th जनरेशन ड्रग एलूटिंग स्टेंट्स हैं जिसमें कि एक दवा लगी होती है पॉलीमर्स के साथ जो दोबारा ब्लॉकेज आने को रोकती है। रही बात कि इसको कितना जल्दी लगवाना चाहिए, तो कुछ सिचुएशन है जैसे हार्ट अटैक है, अनस्टेबल एंजाइना है, उसमें इमीडिएटली लगाना चाहिए। हार्ट अटैक में तो कहते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो हार्ट अटैक के 1 घंटे के दौरान होना चाहिए, जिसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। गोल्डन आवर में अगर आर्टरी खुल गई और ब्लड सप्लाई को रिस्टोर कर दिया गया तो मसल डैमेज आपका बच जाता है। अगर आप देर करेंगे, सोचने में समय लगाएंगे तो मसल 6 घंटे में परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जो कि अर्जेंट सिचुएशन होता है। और कुछ है जैसे कि स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, उसमें आप समय लेके लगा सकते हैं। बट अगर आप एंजियोग्राफी करते हैं और उस समय अगर लगता है कि 99% का ब्लॉकेज है तो सेम सिटिंग में भी स्टेंट लगा देना चाहिए। जी, और डॉक्टर मनोज, स्टेंट की लाइफ कितनी होती है? एक बार लगवाने के बाद क्या हमें इसे चेंज कराना होता है या एक बार लगता है तो हमेशा के लिए हो जाता है? कि स्टेंट्स को बदला नहीं जाता है। स्टेंट्स एक बार जब डिप्लॉय हो जाता है तो वो आपके जो हृदय की धमनी है उसके दीवार से चिपक जाता है और वो आपके बॉडी का पार्ट हो जाता है। रही बात रीस्टोसिस की, तो अच्छे स्टेंट में जो दोबारा ब्लॉकेज आने की संभावना है वो 2% से कम होती है। लेकिन अगर आपको जो खून पतला करने की दवा दी जाती है, जैसे
एस्प्रिन है, टिकाग्लेरोल है और क्लोपिडोग्रेल है, अगर इसको आप बंद करते हैं तो स्टेंट पे क्लॉट बनने की संभावना भी 2% रहती है, खास करके शुरुआत के 1-1.5 महीने में जी। और दोबारा ब्लॉकेज आने की संभावना भी करीब करीब 2% होती है। तो अगर आप सेलेक्टेड और जो लीजन्स हैं, देखिए 3 तरह से इलाज किया जा सकता है। जी। पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा है आपका स्टेंट या एंजियोप्लास्टी और तीसरी है बाईपास सर्जरी। अगर बहुत लॉन्ग डिफ्यूज डिजीज है, डायबिटिक है, कैल्शियम है, तो बाईपास सर्जरी कराना चाहिए। बट अधिकांश केसेस में आज के डेट में स्टेंट अधिकांश केसेस में लग सकता है और ये नॉन इन्वेजिव वे है ट्रीट करने का हार्ट डिजीज को, तो मुझे लगता है काफी कारगर है और स्टेंट को एक बार डालने के बाद निकालने की जरूरत नहीं होती। जी, तो जैसा डॉक्टर मनोज आपने बताया कि मेडिकल मैनेजमेंट हो, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, ये तीनों जो तरीके हैं वो किसी भी हार्ट डिजीज को ट्रीट करने में बेहद सहायक होते हैं। और थाने से गुरुनाथ जी की कॉल ले लेते हैं, मुंबई का रुख करते हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। जी गुरुनाथ जी सवाल पूछिए। डॉक्टर सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। हाँ जी सर, मेरा हार्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है सर जी। तो ये जो स्ट्रेस और ये जो एंजाइटी वगैरह है, ये धीरे धीरे हमारे हार्ट को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि हर आदमी तो स्ट्रेस में रहता ही है। थैंक यू सर। जी डॉक्टर मनोज, स्ट्रेस एंजाइटी की बात आपने एक कारण वो भी बताया था, तो क्या कैसे ये इम्पैक्ट डालता है हमारे हार्ट पर? देखिए स्ट्रेस का इन्होंने सही कहा कि स्ट्रेस का थोड़ा लेवल तो हर चीज के लिए होता है और मुझे लगता है माइल्ड सा स्ट्रेस होना आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है या बेटर आपका रिजल्ट देता है। बट टू मच स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने से आपके बॉडी में जो एड्रेनलिन लेवल और स्टेरॉइड्स लेवल बढ़ता है उसका बड़ा खराब असर होता है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो हार्ट अटैक होता है वो एक जो कहिए कि एक लिपिड का एक प्लाक जो दीवार में होता है उसके फटने से और ब्लड से मिक्स होने से क्लॉट बनाता है। ऐसा अगर आप फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो प्लाक रप्चर और प्लाक इरोजन की संभावना बढ़ जाती है। तो हार्ट अटैक में आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई बहुत गंभीर समाचार सुन के अचानक छाती में दर्द हो जाता है। तो स्ट्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। योगा और मेडिटेशन ये काफी हेल्पफुल है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। और थोड़ा सा जो आपका जो टाइप ए बिहेवियर होता है, ओवर कॉम्पिटिटिव होना, उसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, फिजिकली एक्टिव रहना होगा। स्ट्रेस एक नोबेल रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, जिसको मैनेज करना होगा। बिल्कुल, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसा कि डॉक्टर मनोज ने बताया कि एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है। अगर आपने स्ट्रेस को पॉजिटिव तरीके से मैनेज किया तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस को अगर अपने दिल से लगा लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको दूसरी परेशानियों से गुजरना होगा। और हिसार का रुख करते हैं, बात करते हैं राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी राजेंद्र जी नमस्कार, और डॉक्टर मनोज साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। मैं हार्ट के बारे में ये जानना था कि जिनको शुगर है, उनको ज्यादा शुगर है, तो उनके लिए हार्ट की क्या दिक्कत हो सकती है कि ये जानना था। तो डॉक्टर साहब से ये भी जानना था, जो आजकल की जो भागदौड़ है, वो खाने पीने की तो बात अलग, लेकिन जो भागदौड़ है, जो टेंशन है, जो ज्यादा काम का बोझ होता है, इसी में भी क्या हार्ट की समस्या होने का संभावना है? बिल्कुल, तो राजेंद्र जी का एक सवाल तो डॉक्टर मनोज आपने आंसर कर दिया कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में जो मेट्रोस की लाइफ स्टाइल है। लेकिन शुगर, हाई लेवल ऑफ शुगर, वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी हार्ट डिजीज को? जी इन्होंने इनके क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक तो डायबिटीज और शुगर की बात है। तो मैं इनको बता दूं कि शुगर जो है, हाई शुगर जो है, डायबिटीज जो है, वो मेजर रिस्क फैक्टर में आता है हार्ट डिजीज के लिए। और जो भी डेटा आप देखिएगा कि उसमें डायबिटीज को ऑलरेडी वो हार्ट का पेशेंट ही मानते हैं। डायबिटीज इज सीवीडी इक्विवेलेंट, इसलिए क्योंकि डायबिटीज जो है वो सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग की बीमारी है, इसको माइक्रो एंजियोपैथी बोलते हैं। तो डायबिटिक्स में करीब करीब 3 से 4 गुना ज्यादा इंसिडेंस होता है हार्ट डिजीज का।
अगर आप टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल रखते हैं, साथ साथ लिपिड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज में। जब भी आप शुगर की दवा लेते हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग की मेडिसिन अनिवार्य है जी। आपको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जैसे स्टैटिन्स होता है, स्टैटिन्स आजकल सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला ड्रग है। अगर आप देखेंगे तो रोजुवास्टैटिन और जो एटोर्वास्टैटिन है, जो मुख्य 2 स्टैटिन्स जो यूज होते हैं जी। ये डायबिटीज के हर पेशेंट को लेना चाहिए। और चूंकि मुझे लगता है शुगर के जितने भी मरीज हैं वो इतने जागरूक नहीं है, उन्होंने तो शुगर पे ध्यान रखते जी, हैं, बिल्कुल ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है, बट ये जो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल, खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्लाक बनाने में या ब्लॉकेज बनाने में, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और चाहे जो भी डोज हो सकता है किसी का कम डोज में कंट्रोल हो जाए, बट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आपको 100 से नीचे रखना है जी। डॉक्टर मनोज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपने उठाया कि डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल और लिपिड के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं तो 3 से 4 गुना ज्यादा आपके लिए रिस्क हो जाता है हार्ट डिजीज का, और इस पर हमारे श्रोता जरूर ध्यान देंगे। और कॉल ले लेते हैं गांधीनगर दिल्ली से धर्मवीर जी की। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे दिल के बारे में 2-3 बातें आपसे पूछनी है कि अगर एक ही फैमिली में भाई बहन को दिल में छेक हो तो क्या ये छेक ठीक होता है कि नहीं होता? क्योंकि देखा ये गया, एक भाई की तो डेथ हो गई थी करीब 18-20 साल में, और बहन जो है अब तक ठीक ठाक है, फैमिली चला रही है, बच्चे हुए हैं उसके। और दूसरा सवाल मैं ये पूछूंगा कि ये जो हार्ट फेल और हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है, और ये स्टंट की जो मियाद कितनी होती है, ये लॉन्ग लाइफ रहता है कि इसको भी इसमें कोई दिक्कत आती है, बदलने में भी दिक्कत आती है? जी बिल्कुल, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इनका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप पहले ही आंसर कर चुके हैं, लेकिन बात करते हैं दिल में छेद होने की, ये क्या ठीक हो पाता है? अक्सर सुनाई देता है इस तरह की प्रॉब्लम्स। देखिए सिद्धार्थ जी, धर्मवीर जी का प्रश्न जो है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या जो कहिए कि जन्म से जो बीमारी होती है उसके संदर्भ में है जी। तो दिल में जो सुराख होते हैं उसका लोकेशन पे डिपेंड करता है। देखिए 2 तरह के सुराख कॉमनली होते हैं, एक तो दोनों एट्रियम के बीच में होता है, उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। जी डॉक्टर मनोज, आपको 30 सेकंड में इसका आंसर देना है। हाँ, वेंट्रिकुलर में 2 छेद होते हैं, उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। छोटे सुराख जो हैं उम्र के साथ बंद हो जाते हैं, बट बंद सुराख के लिए डिवाइस या सर्जरी की जरूरत होती है। अगर आप बहुत देर तक इसको छोड़ दीजिएगा तो लंग का प्रेशर बढ़ जाएगा, उस समय ये एक लाइलाज बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर सुराख की शिकायत है तो आप इको कराएं, और उसके साइज पे और उसके फ्लो अक्रॉस छेद के आसपास कितना फ्लो हो रहा है और लंग्स में कितना प्रेशर है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें डिवाइस और सर्जरी की कब जरूरत है, और जितनी जल्दी हो जाएगी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन तो उतना कम होगा। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर मनोज, आपका एक छोटा सा संदेश हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए, मैं अभी एक तो कोविड के लिए संदेश दूंगा कि सब लोगों को अपना प्रिकॉशनरी डोज लगाना चाहिए, जो उन लोगों ने नहीं लगाया है। चिल्ड्रन एज ग्रुप के लिए भी 2 वैक्सीन अवेलेबल है हमारे कंट्री में, बच्चों को भी लगवाना चाहिए। और हृदय रोग से संबंधित मैं आपको एक सावधानी बताऊंगा कि आजकल युवाओं में हृदय रोग बहुत ज्यादा हो रहा है, अचानक हार्ट अटैक होता है। तो मुझे लगता है कि अभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत जरूरत है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, से नो टू स्मोकिंग, धूम्रपान बिल्कुल बंद, अल्कोहल का कंजम्पशन कम, और डायबिटीज और ब्लड शुगर का कंट्रोल, और अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप पीरियोडिक चेकअप कराएं। डॉक्टर मनोज, आपके इसी संदेश के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।